दूंगा उस क्वेश्चन में जो है तो आपको सब मिल जाएगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास लेट से एक वीक एसिड है और एक वीक एसिड का जो के ए वैल्यू है वो बराबर है 2 × 10⁻⁸ क्योंकि के ए वैल्यू वीक एसिड्स की होती है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास इनिशियल जो यानी मतलब सिंपल मैं कंसंट्रेशन भी कह सकता हूँ वो हमारे पास है 8 मोलर, ठीक है। ये सिंपल डेटा है मेरे पास। तो इसमें अगर मैं कहूँ कि इसका पीएच जो है तो इसका पीएच क्या होगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आप कहेंगे कि इसका जो फॉर्मूला आपने हमें पीएच का बताया है तो वो तो है पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एक्टिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मैं मानता हूं बिल्कुल ये ओबे होता है, लेकिन तब ओबे होगा जब इनमें हम अपने लिए कुछ जरूरी जो है तो काम कर लें। वो जरूरी काम क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये तो आखिर में यूज होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम स्टेप नंबर 1 में जो है तो हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा की वैल्यू जो है तो वो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू यानी डीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो फाइंड करनी होती है तो उनके लिए जो फॉर्मूला है ये अपने साथ आप याद रख लें। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू के ए बाय सी, ठीक है। तो इससे हमारे पास अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू के ए, तो आपको पता है वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁸ है। कंसंट्रेशन जो है तो वो भी आपको पता है क्या है हमारे पास 8 है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो कटिंग करें तो ये देखें 4 × 2 = 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके रूट और ये 1/4 हो गया और यहाँ पे हमारे पास हो गया × 10⁻⁸। अभी जब ये वैल्यू हम फर्दर जो है तो ओपन करेंगे तो हमारे पास डीओडी यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जो है तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी वीक के लिए तो ये आ जाएगी 1/2, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो × 10⁻⁴। ये आपके पास जो है तो पहले डीओडी आएगा। अभी मतलब मैं मानता हूं कि ये फॉर्मूला पीएच तो यही है, लेकिन यहाँ पे वीक एसिड गिवन है, यहाँ पे के ए की वैल्यू गिवन है, यहाँ कंसंट्रेशन है। तो इसके लिए जब भी पीएच होगा तो ये पीएच आखिरी स्टेप है, इससे पहले डीओडी को फाइंड करें, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 को देखिए। स्टेप नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास अभी क्या होगा, स्टेप 2 होगा हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं तो वो हमारे पास मालूम करने होते हैं। तो हाइड्रोजन आयंस जो मालूम करेंगे उसका क्या फार्मूला है, उसमें हम लिखेंगे कि कंसंट्रेशन इनटू अल्फा, वीक के लिए कंसंट्रेशन इनटू अल्फा तो इज इक्वल टू, तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है आपको पता है, ये तो हमारे पास 8 मोलर है, इनटू अल्फा की वैल्यू हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किए 1/2 × 10⁻⁴। तो इज इक्वल टू जब हम यहाँ पे फिर हमारे पास कैलकुलेशन जो है तो कटिंग वगैरह इन्वॉल्व होगी तो ये देखिए 4 × 2 = 8, ठीक है। तो हमारे पास जो एच आइन की कंसंट्रेशन जो है तो वो हमारे पास आ गई क्या, ये हमारे पास आ गई 4 × 10⁻⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है तो यहाँ पर अभी नेक्स्ट पेज पे मैं करता हूँ, अभी आप जो है तो इस फॉर्मूले को यूज करें। तो अभी यहाँ पर हम स्टेप नंबर 3 फाइंड जो है तो यहाँ पे पीएच होगा, क्योंकि पीएच के लिए हाइड्रोजन आयन तो नहीं दिए, वीक एसिड के को आपको वो के ए दिया था तो उससे आपने ये ट्रीटमेंट की, अभी आपने बनाया। तो अभी आप फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, ठीक है, और एक्टिव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। फिर इसमें आप जो है तो कैलकुलेशन बस अभी तो सिंपल हो गई है, आगे आप खुद कर ले, मैं कुछ स्टेप तक लेकर जाता हूँ आपको। ये है नेगेटिव लॉग है, ठीक है, इनटू हाइड्रोजन आयन कितनी कंसंट्रेशन 4 × 10⁻⁴ है, पहले मालूम कर चुके हैं हमने। तो पीएच इज इक्वल टू क्या आएगा, शाबाश। तो कैलकुलेशन करें इसमें तो लॉग जो है तो इसके लिए जो है तो अलहदा ले लें, ठीक है, लॉग 4 के लिए अलहदा लें और 10 के लिए अलहदा। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है तो फाइनल में कैलकुलेट हो जाए। कुछ कैलकुलेशन खुद करें, अपने आप को जो है तो इस पे प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है ना। ये वीक एसिड के लिए, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है वीक एसिड की पीएच को कैलकुलेट करने के लिए जो है तो ये मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसी में से एक और एमसीक्यूज आपको आ सकता है, वो जरा टेक्निकल होगा। आपको दिया होगा कि मेरे पास एसिटिक एसिड है, मेरे पास एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड जो है तो मेरे पास कितना है शाबाश, एसिटिक एसिड मेरे पास है जो है तो 0.002 मोलर, यानी कंसंट्रेशन जो है तो हमें दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो 2% जो है तो वो डिसोसिएट हुआ है, ठीक है, कितना 2% जो है तो ये हमारे पास इसकी DOD है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2% है। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो pH होगा तो वो कितना होगा। देखो कितना ट्रिकी एग्जाम्पल यहाँ पे ये फिर है, इस मर्तबा यहाँ पे Ka की वैल्यू नहीं DOD दी है, तो अभी DOD क्या चीज है माना, तो ये अल्फा है ना, इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। तो जब DOD अल्फा है 2% है, तो इसके लिए पहले आप ये करें कि DOD को जो है तो परसेंट को क्या करिए 2 पर ये सेंट, परसेंट मतलब 100 पे डिवाइड करो, तो इससे हमारे पास आ जाए 0.02, ये अल्फा की वैल्यू होगी। जब अल्फा की वैल्यू आ जाए तो बस ये तो हमारे पास पहला काम होता है। तो याद रखो यो ट्रिक दा याद साथ ही याद रखो, जब के ए वैल्यू दिया होता है वो ट्रिक मैंने पीछे में बता दी, तो फिर अल्फा कैसे मालूम पड़े। लेकिन अगर पहले से आपको परसेंट DOD दिए तो बस 100 पे डिवाइड करो तो अल्फा तो आपके पास फाइंड हो गया। स्टेप नंबर 2, फिर हमारे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी, तो उसके लिए आपको पता है आयन की क्या है, ये ले H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो है इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनटू अल्फा। कंसंट्रेशन हमारे पास हमें पता है कितनी दी है शाबाश, 0.02 है, सॉरी 0. क्या है हमारे पास शाबाश 0.002 है इनटू, और अल्फा मेरे पास कितना है 0.02 है। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएं तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये 10 टू द पावर जो है तो -3 आ जाएगा, और अगर ये दूसरे वैल्यू से ये 2 आ जाएगा तो ये 10 टू द पावर -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा ये 2 और 2 तो ये 4, और ये इंटू 10 टू द पावर -5, तो ये आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। और स्टेप नंबर 3 जो है तो फिर अभी आप pH है तो बस नॉर्मल लिखें, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और फिर pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर -5, और 4 का अलग अलग ले 10 टू द पावर -5 का अलग, और इससे कैलकुलेट करें। तो रोमेसा अगर समझ गई है तो हाथ उठा दे, रोमेसा वेरी गुड, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स भी समझ चुके हैं तो वो भी हाथ उठा ले अगर आप समझ गए हैं वीक एसिड्स पे, जबरदस्त। तो ये ट्रिक अपने साथ नोट करें, ये अक्सर MM में जो होते हैं तो वो मैं ही देता हूँ। अच्छा, MM जो टेस्ट में बनाता हूँ ना और इस तरह आ जाते क्वेश्चन तो वो मैं ही देता हूँ, वो मैंने बनाए होते हैं टेस्ट। तो जरूरी है कि आप जो है तो इन चीजों को सीखें और प्रैक्टिस बस करना है। जरूरी नहीं है कि ये हमारे जो कोर्सेज हैं तो BSc कोर्स में ये है वीक एसिड के लिए, आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन मैंने तो आपको कहा ना कि आपकी आदत जो है तो वो तो आप आदत से मजबूर है, तो इसलिए मैं आपको ये करवा दिया है अपने साथ सिर्फ ये नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद जो है तो जनाब क्वेश्चन आएगा हुस्ना का। हुस्ना ने कहा है कि आपने लेवलिंग इफेक्ट जो है तो बहुत जरूरी है, तो लेवलिंग इफेक्ट की यहाँ पे मैं थोड़ा उसको डिस्कस करता हूँ कि लेवलिंग इफेक्ट जो है तो वो क्या है, ठीक है। लेवलिंग इफेक्ट निदा ने रेज हैंड किया है कि ठीक है जनाब आप अच्छा लेवलिंग इफेक्ट पढ़ा दें, हमें भी नहीं आता। तो लेवलिंग इफेक्ट देखें हम कहते हैं कि ये वो इफेक्ट है जिसमें कोई एसिड जो है तो वो सेम स्ट्रेंथ शो करता है एक किसी खास सॉल्वेंट में, ठीक है। वो खास सॉल्वेंट क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी शाबाश, हम कहेंगे कि when different acids show same strength, when different acids show same strength is in specific solvent is called क्या, लेवलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड लेवलिंग इफेक्ट। ये हमारे पास जो है तो लेवलिंग इफेक्ट है, ठीक है। और लेवलिंग इफेक्ट जो होता है तो अभी इसके लिए मैं आपको एक बहुत ज़रूरी ही जो है तो आइडिया देना चाहूँगा, और वो ज़रूरी आइडिया क्या है कि इसके लिए हमारे पास जो है तो लेवलिंग इफेक्ट के लिए इसके नोट में लिख लें यहाँ पर
कि फॉर leveling effect there will be a solvent called leveling solvent. इसको लेवलिंग सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखें, मैं आपको समझाता हूं कि लेवलिंग सॉल्वेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेवलिंग सॉल्वेंट का ये ईटा में आपको आएंगे लेवलिंग सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, लेवलिंग सॉल्वेंट के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि लेवलिंग सॉल्वेंट जो है तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये देख लें, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये इसके लिए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड लेवलिंग सॉल्वेंट विल बी बेसिक नेचर, विल बी बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर इसको हम प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, और याद रखें इनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है, ये क्यों बेसिक होता है, बिकॉज, रीजन इसका लिख लें, बिकॉज ये जो है तो अट्रैक्ट, बिकॉज इट, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, बिकॉज इट अट्रैक्ट। ठीक है, और हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्सेप्ट, ये अट्रैक्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन H प्लस। ठीक है, ठीक है, सेम नंबर करता है। सो ड्यू टू दिस, क्योंकि ये बेसिक नेचर में होता है और बेसिक जो है तो वो प्रोटॉन को खींच सकते हैं। सो ड्यू टू दिस डिफरेंट एसिड जो है तो शो सेम स्ट्रेंथ या शो लेवलिंग इफेक्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन में है कि लेवलिंग इफेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो उसका लेवलिंग सॉल्वेंट कौन सा होगा, वो बेसिक नेचर में होता है, क्योंकि बेसिक ही उस एसिड से प्रोटॉन को खींच सकता है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड the solvent will be protophilic solvent which can accept or attract the same number of proton from the different acids and show leveling effect। ठीक है, और अगर यही बात हम कर लें फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर यही बात हम कर लें किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर यही हम डिस्कस कर लें फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस में हम क्या कहते हैं कि इसके लिए जो लेवलिंग फॉर दिस लेवलिंग सॉल्वेंट विल बी क्या होगा, बेस के लिए ये क्या होगा, नेचर इसका क्या होगा, नेचर इसका होगा एसिडिक। ठीक है, और कभी कभी ईटा में अल्फाज की गेम होती है तो इसको हम कहते हैं प्रोटोजेनिक, इसको प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं जो एसिडिक नेचर में होते हैं। क्योंकि ये अभी लिख लें बिकॉज दिस सॉल्वेंट प्रोड्यूस H प्लस, क्योंकि एसिडिक सॉल्वेंट है तो H प्लस पैदा करेगा, एंड दिस H प्लस विल न्यूट्रलाइज OH ion कम फ्रॉम बेस। वो जो बेस है ना, बेस, ये जो बेस होगा स्ट्रॉन्ग पे, इससे जो OH ion है उसको न्यूट्रलाइज, कम फ्रॉम बेस। ठीक है, कम फ्रॉम बेस। ठीक है, हेंस वो न्यूट्रलाइज होगा, हेंस जो बेस की आयोनाइजेशन होगी
क्योंकि OH जैसे निकले वो OH तो इसने खा लिए, तो OH की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वो बेस और OH निकालेगा, फिर वो खा लेगा, फिर वो OH, तो इस तरह वो जो है तो देता रहता है सेम। तो बिकॉज बेस आयनाइजेशन जो होगी तो वो ज्यादा हो जाएगी एंड गिव OH आयंस। ठीक है, तो ये हमारे पास लेवलिंग इफेक्ट था। तो इसलिए हमने कहा कि लेवलिंग इफेक्ट सिर्फ एसिड के लिए नहीं है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो सेम स्ट्रेंथ शो करेगा, बल्कि हम कहते हैं कि कोई बेस भी लेवलिंग इफेक्ट शो करता है, यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस भी जो है तो सेम नंबर यानी सेम स्ट्रेंथ शो करते हैं। लेकिन इतना याद रखें कि सॉल्वेंट जिसमें ये होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बेसिक होगा, प्रोटोफिलिक जिसको कहते हैं, और इनको प्रोटोजेनिक कहते हैं। और क्यों होता है, क्यों शो करता है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इसके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, इस तरह हम कहते हैं कि एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, ये एक लेवलिंग सॉल्वेंट होता है, एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट जो होगा तो ये इसके वो कौन सा है, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है शॉर्टली हम इसको ROR बोलते हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या चीज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको जनरली कहें कि मैं अगर आपको समझाऊं कि लेट सपोज ये मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके साथ जो होगी तो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मैं इनिशियल स्टेट की बात करूं तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगी तो कम होती है। लेकिन कुछ टाइम इस तरह आता है कि हमारे पास जो कुछ टाइम गुजरता है तो इसकी कंसंट्रेशन जो है तो थोड़ी कम हो जाएगी और इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है। तो इसी को हम रेट ऑफ, तो हम कहते हैं कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम साथ जो कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। हम क्या कहेंगे कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन किन रिएक्शंस के लिए स्टडी किया जाता है, तो ये आपके पास भी इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं तो वो कितने टाइप के हैं, वो हमारे पास 3 टाइप के हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। तो पहला जो रिएक्शन हमारे पास है, पहला टाइप जो है तो वो है आयनिक रिएक्शन। वो कौन सा है, आयनिक रिएक्शन। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरा है मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और तीसरा मेरे पास है स्लोएस्ट रिएक्शन, यानी जंग लगना वगैरह। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शन जो होते हैं तो ये तो बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, ये बहुत फास्ट होते हैं और इनका जो टाइम इन पे लगता है कंप्लीट होने में तो वो तकरीबन 10⁻⁻14 से 10⁻⁻16 सेकंड है। तो इतने कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है, तो इसके लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो नहीं पढ़ते। इस तरह अगर स्लोएस्ट रिएक्शन की हम बात करें तो ये जो मैं लेट सपोज आपको कह दूंगा आयरन को जो कोरोजन लगता है, जो जंग लगता है, तो इसके लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो हम स्टडी करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर के लिए हम करते हैं। तो ये ईटा के लिए बहुत जरूरी एमसीक्यूज है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज जस्ट अ स्टडी फॉर द मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज इट्स रेट इज नॉट टू मच फास्ट एंड नॉट टू मच स्लो। ठीक है, नेक्स्ट इस पे अभी आते हैं कि ROR जो होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है तो हम ये 2 टर्म्स में पढ़ेंगे। एक हमारे पास होता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स
और दूसरा हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट के टर्म्स में और एक प्रोडक्ट के टर्म। तो रिएक्टेंट के टर्म में आपको तो पता है कि यहाँ पर आ जाएगा यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो आपको पता है वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इस तरह अगर हम प्रोडक्ट की केस में पढ़ें तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर चेंज इन टाइम। तो अभी यहाँ पे अगर आपको पता हो तो आपको पता है कि वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन के साथ नेगेटिव साइन आएगा, जबकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज आता है तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये पॉइंट अपने साथ बहुत याद रखें कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट एंड पॉजिटिव फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद जो होता है तो एक इंस्टेंटेनियस रेट होता है जो चंद लम्हे में होता है, एक एवरेज रेट होता है जो कि 2-3 पॉइंट्स के नोट किए जाएं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ इनकी टाइप्स हैं। इसके बाद जब रेट के बारे में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की टर्म को पढ़ लें तो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन के जो फैक्टर्स हैं तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर जो हमारे पास है तो वो फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, पता है ना नेचर ऑफ रिएक्टेंट, बहुत जरूरी पॉइंट है, इसको जो है तो आप सीखें। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास आयनिक रिएक्टेंट हुए तो इसका हमारे पास क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे पास कोवेलेंट रिएक्टेंट्स हुए तो इसमें हमारे पास जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो वो हमारे पास क्या होता है, कम होता है। आपको पता होना है, आइए आपको पता है कि आयनिक फास्ट रिएक्शन करते हैं, आयंस अनस्टेबल स्पीशीज हैं, डायरेक्ट फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें नहीं इन्वॉल्व, पहले से आयंस तैयार बैठे होते हैं। जबकि कोवेलेंट रिएक्टेंट में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है तो वो स्लो है। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले आप कहें कि आयनिक रिएक्टेंट है या हमारे पास कोवेलेंट है, ये पहले जानना जरूरी है। जब ये आपको पता चल जाए तो अगला एमसीक्यू जिसमें आप ये लिख लेंगे कि होमोजीनियस रिएक्टेंट जो होते हैं तो उसका रेट ज्यादा होता है हेट्रोजीनियस से, तो ये भी ज्यादा जरूरी है कि होमोजीनियस रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो वो ग्रेटर होगा किससे, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट से, सेम फेज और डिफरेंट फेज वाली बात है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और आ रहा है और वो लिखें कि केमिकल नेचर के साथ इसका क्या काम है, केमिकल नेचर के साथ। तो केमिकल नेचर में हमारे पास आएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद है केमिकल नेचर, यानी ये हम 2 पॉइंट में भी कर लेंगे, इसी के साथ कर ले, एक ही बात है। ठीक है, पॉइंट है, सीख ले। तो एक है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट के, यानी जितना रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट स्टेबल होगा तो वो प्रोडक्ट की तरफ आगे जाएगा ही नहीं, तो इसलिए उसके जो रिएक्शन का रेट होता है तो वो जो होगा तो वो स्लो होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसको याद रख लें। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है और वो है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की, क्योंकि जितना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट ज्यादा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से प्रोडक्ट की तरफ बढ़े, तो इसलिए उसका रिएक्शन जो है तो ज्यादा होगा। ठीक है, एक ये दूसरा पॉइंट।
तीसरा पॉइंट इसमें लिखें कि फिजिकल स्टेट के साथ भी इसका ताल्लुक है, फिजिकल स्टेट के साथ, और उसके लिए क्या लिखेंगे कि फिजिकल स्टेट, तो ये ज़रूरी पॉइंट है। तो इसमें आप लिखें कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हो तो वो किसके लिए ज़्यादा होगा, गैसेस का जो है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है, फिर लिक्विड का है और फिर सॉलिड का है। तो ये एमसीक्यूज भी बहुत ज़रूरी है कि स्टेट भी आप याद रखें कि आया आपके साथ रिएक्टेंट कौन सी स्टेट में है, गैसेस में है, लिक्विड में है या सॉलिड में है। तो इन तमाम पॉइंट्स के बुनियाद पर आप नेचर ऑफ रिएक्टेंट को अगर पॉइंट डिस्कस करें तो आपके साथ जो है तो ये पॉइंट्स सामने आएंगे, ठीक है। जब इन पॉइंट्स को समझ लें तो इसमें हमारे पास फिर आगे इसके जो और फैक्टर्स हैं तो वो फिर मतलब हम डिस्कस करेंगे, और उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर दूसरा जो फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास पार्टिकल साइज भी होता है, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल साइज, और पार्टिकल साइज में आप क्या कहेंगे कि जितना पार्टिकल साइज छोटा होता है, जितना ब्लेंडेड फॉर्म में होगा, तोड़ा होगा, तो उतना आपने जो है तो ज्यादा। चले इसमें मैं लिख लेता हूँ पार्टिकल साइज, मैं आपको लिख लूंगा। तीसरा लिख लें पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज में हम कहते हैं कि जितना स्मॉल पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो उसका जो है तो सरफेस एरिया जो होगा तो वो ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस डायग्राम को आप अपने साथ ईटा में याद रखें। जितना तोड़ते हैं इसलिए कहते हैं कि चबा कर खाना भी खाएं, और ज़्यादातर जितने भी रिएक्शंस केमिस्ट्री में होते हैं या किसी रिएक्शन को उनको जो लम्प्स होते हैं तो उनको तोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्टिकल साइज के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। चौथा हम क्या पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर भी आपको पता है कि टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, शाबाश, रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये कौन सी के लिए, शाबाश, ये कौन सी के लिए, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो उसका अगर कहीं गलती से आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर लिया तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, ये आपने लिचर्ड के प्रिंसिपल में पढ़ा। तो ये टेम्परेचर के इफेक्ट के साथ आप बातें कर लें। इस तरह प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है तो एक फैक्टर है, एक आपके पास एक प्रेजेंस है ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरह कैटलिस्ट अगर होगा, कैटलिस्ट अगर होगा, कौन सा कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट हो, यानी पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट, वो लिंडलर्स आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, नेगेटिव कैटलिस्ट, तो वो पॉइजनिंग इसकी करता है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल जो है तो फैक्टर हैं, उनके कुछ शॉर्टकट्स हैं और इनको आप जो है तो लेंगे और इसको आप फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आप इसको डिस्कस कर लें, फैक्टर्स को डिस्कस कर लें, तो फैक्टर्स के बाद हमारे पास जनाब आ रहे हैं, इनके क्या आ रहे हैं, शाबाश, एक टर्म हमारे पास आ रहा है और वो हमारे पास है रेट लॉ, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आ रहा है, वो टर्म हमारे पास है रेट लॉ। रेट लॉ जो है तो ये हमारे पास हमें बेसिकली क्या जो है तो टीच करता है। रेट लॉ हमें क्या बताता है, रेट लॉ हमें कहता है, वही सिंपल बात है, यानी कंसंट्रेशन के साथ जोड़ रहा है कि अगर किसी रिएक्टेंट के स्पीशीज का
कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो उसका रेट भी ज्यादा होगा। डेफिनेशन इसकी कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of concentration of reactants और प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है तो क्या हुआ, ये हमारे पास रेट लॉ के बारे में मालूमात हुई। ठीक है, रेट लॉ के बाद फिर हमारे पास एक दूसरा टर्म है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एक टर्म आता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एक टर्म आता है। और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट आप ए बी ले लो, एक्स वाई जेड ले लो, तो लेट सपोज हम कहते हैं कि ये ए है, ये बी है, और हमारे पास ये ए बी बनाते हैं। तो इनका रेट अगर मैं रिएक्टेंट किस टर्म में पढ़ूँ तो ये आर और आर जो है हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका जो इसके लिए हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो फिर इसको कांस्टेंट, इसको इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वलिटी और कांस्टेंट आएगा। यहाँ पर ए है और यहाँ पे बी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, अभी इस मर्तबा इनकी जो कंसंट्रेशन आप लोगे ना, तो वो आप यूनिटी लें। ठीक है, वो आप यूनिटी मतलब 1 मोल पर लीटर। ठीक है ना, यूनिट कंसंट्रेशन इसको कहते हैं। तो यहाँ भी 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है के जो है तो रेट के बराबर हुआ। तो हम कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब रेट और कांस्टेंट आप इसमें इक्वल हो जाएं, तो आप कहेंगे कि वो कंडीशन जब यूनिट कंसंट्रेशन दे, और इस वक्त ये जो कांस्टेंट होते हैं तो इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी जो है तो ये टर्म है, इसको आप बहुत ख्याल से पढ़ें। ठीक है, आराम से पढ़ें। हाँ, ठीक है, अभी इस पे कुछ जनरल जो है तो एमसीक्यूज मैं कुछ करता हूँ, आप उन एमसीक्यूज को देखें और कोशिश करें कि उसमें आप इसको ठीक क्वेश्चन जो है तो मार्क करें। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ जहाँ पे कि यूनिट ऑफ रेट क्या आएगा, ठीक है ना, यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट क्या आता है, तो रेट का यूनिट जो है तो हमारे पास आएगा, आपको पता है ना कि रेट किसके बराबर है, रेट आपको बराबर पता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन है और चेंज तो हम किस तरह जाहिर करते हैं रेट। तो अभी फिर आपको पता है कि कंसंट्रेशन का क्या यूनिट है। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट तो आपको पता है, ये आपके पास है मोल पर, वो तो सेकंड है, तो इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा रेट का के मोल इनटू डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट का यूनिट जो है तो कैलकुलेट इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास मुख्तलिफ हैं, यानी मैं आपको रेट कांस्टेंट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कुछ रेट कांस्टेंट के बारे में बताते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बताते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ बताते हैं कि रेट यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट तो अभी आपने पढ़ा है कि वो के है, यानी अभी इससे पहले आपने पढ़ा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए आपको मुख्तलिफ तरीके से जो है तो सीखना है, और वो तरीका आपके पास क्या है, शाबाश, वो तरीका आपके पास है। लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर करूँ कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का जो यूनिट होगा आपको पता है कि वो क्या है, शाबाश, आपको पता है कि वो क्या सीखा हुआ है आपने, ये हमारे पास है पर सेकेंड। ठीक है, ये डायरेक्ट आप याद कर लें।
इस तरह सेकेंड ऑर्डर के लिए ये सारे आपको याद करने हैं। के का जो यूनिट होगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा लीटर डॉट मोल, ठीक है, मोल और ये पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह थर्ड ऑर्डर के लिए हमारे पास आएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट आएगा तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, शाबाश, लीटर स्क्वायर, ये मोल इनवर्स और पर सेकेंड, ठीक है। और इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, शाबाश, हमारे पास क्या आएगी, शाबाश, चले ये आपका टास्क हो गया, टास्क हो गया, चले बताइए ना, शाबाश, फॉर जीरो ऑर्डर क्या आएगा, लेने चले खुद ही लिख ले, मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस तरह भी आ सकते हैं, ये मोल पर लीटर को हम क्या कहते हैं, इसको तो हम मोलरिटी भी कहते हैं, तो इसलिए मोलरिटी डॉट जो है तो पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस तरह आ सकते हैं और इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे कि इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है तो आर के यानी सॉरी आर के नहीं के जो रेट कांस्टेंट हैं उनकी हमारे पास डिफरेंट जो है तो यूनिट्स हैं, ठीक है। जब डिफरेंट यूनिट्स हैं तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको लेट से डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो वो खैर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैं आपको पढ़ाता हूँ, पहले ये जर्नल रेट कांस्टेंट रेट लॉ के साथ ये बातें समझ जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो है अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, एक क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है तो किसे कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर डिस्कस करता हूँ फिर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट of species in a rate law equation is called order of reaction, ठीक है। अभी आप कहेंगे कैसे, मैं आपको लेट सपोज कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर है x प्लस वाई और इससे बनता है एक्स वाई, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है मैं अपने आप से ऐसे बोल कि 5/3 है और यहाँ पर हमारे पास है 4/3, ठीक है। तो इसका मुझे बताओ रेट एक्सप्रेशन लिखो, तो मुझे तो पता है कि रेट किसके बराबर है, रेट बराबर है के रिएक्टेंट स्पीशीज है, तो रिएक्टेंट स्पीशीज एक एक्स है और एक वाई है। अभी इनके जो कोफिशिएंट होते हैं तो वो पावर पे चले जाएंगे, तो इधर 5/3 हो जाएगा और इधर 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यूज इसका ये है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है तो क्या होगा, तो ऑर्डर तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये इन एक्सपोनेंट का क्या करो, आप इसमें जमा करो, तो जमा करने के लिए आपको पता है कि एक की जगह आ जाएगा 5/3, दूसरी की जगह आ जाएगा 4/3 इसको अगर कॉमन लो तो 3 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 5 + 4, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 9/3, तो ये 3 3 9, तो ये हमारे पास इस रिएक्शन का ऑर्डर होगा, थर्ड ऑर्डर जो है तो ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें फिर हमारे पास हैं, जब मैं शुरू करूंगा तो ट्रिक इसमें और है, और भी हैं, और शॉर्टकट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये तो वो सिंपल जो है, तो हमने थोड़ा सारी इस चैप्टर को जो बुनियादी छोटी छोटी बातें थी उनको आज डिस्कस, एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ जो है तो एक्सोथर्मिक के लिए, एंडोथर्मिक के लिए, और फिर उसमें वो कोलिजन थ्योरी है, इंशाल्लाह फिर हम मंडे को डिस्कस करेंगे, और इसमें कुछ जो शॉर्टकट्स हैं कि ऑर्डर को फाइंड कैसे करेंगे वो चीज़ें, तो वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और कुछ मज़ेदार से एमसीक्यूज भी इसमें करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी मंडे के दिन।